पाश्चात्य शिक्षा भारत में आधुनिक शिक्षा के नाम पर पाश्चात्य शिक्षा दी गई और इसे ही सर्वोत्तम शिक्षा उनके द्वारा बताया गया। ये निश्चित है कि जब तक वो अपनी चीज़ को अच्छी नहीं कहेंगे, हम कैसे उसे स्वीकार करेंगे। और भारत में जब इन लोगों का अधिकार हुआ, अभी पिछली कड़ी में पुर्तगीज़, डेनिम, डच के बारे में बातचीत हुई थी। इस कड़ी में फ्रांसीसी और अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बातचीत होगी, क्योंकि फ्रांसीसी भारत में बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाए। उनका जो क्षेत्र था वो मुख्य रूप से पांडिचेरी और चंद्रनगर तक ही वो सीमित रह गए और वहीं पे उन्होंने ईसाई शिक्षा, पादरी शिक्षा और अपनी शिक्षा का जितना भी हो सकता है प्रचार किया। बाद में जब वो अंग्रेज़ों से हार गए तो भारत में वो फैल नहीं पाए और सिर्फ पांडिचेरी और चंद्रनगर तक ही वो सीमित रह गए। लेकिन भारतीय शिक्षा को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो थी अंग्रेजी शिक्षा में। पाश्चात्य शिक्षा में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को प्रभावित किया और आज भी हमारी शिक्षा कहीं ना कहीं उस अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से चल ही रही है, जो उन्होंने करीब 150 साल पहले हम लोगों को दिया। हालांकि इसकी शुरुआत तो 18वीं सदी में ही हो गई है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 200 सालों से उन्होंने प्रयास किया था अंग्रेज़ों ने। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेज का मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करीब 17वीं शताब्दी में आई थी यहाँ पर। हालांकि वो कहते हैं कि अकबर के समय ही शुरुआत उसकी हो गई थी, लेकिन मुख्य रूप से वो फिर 16वीं शताब्दी में उनका काम शुरू हुआ और 17वीं शताब्दी में जाकर वो मुख्य रूप से यहाँ पर स्थापित होते हैं और फिर धीरे धीरे अपना वो सारा काम करते हैं। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण ये है, चार्ल्स ग्रांट का नाम आता है। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है कि उसने कैसे अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में की जाए। अपनी एक रिपोर्ट, वो 1773 के आसपास की बात है, वो कहता है कि हिंदू लोग गलत मार्ग अपनाते हैं। देखिए, वो ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहा है कि हिंदू लोग गलत मार्ग अपनाते हैं क्योंकि वह जो मार्ग है वो अज्ञान से भरा हुआ है। इसीलिए उनका नैतिक स्तर उठाने के लिए पाश्चात्य शिक्षा और उपयुक्त धर्म दोनों की आवश्यकता है। यानी कि पाश्चात्य शिक्षा के नाम पर अंग्रेजी की शिक्षा और उपयुक्त धर्म के नाम पर पादरी धर्म, ईसाई धर्म की स्थापना है। तो अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के लिए नहीं आई थी। अंग्रेजी शिक्षा का सबसे बड़ा एक काम ये था कि मानसिक रूप से हमें पिछड़ा घोषित करना और पादरी और ईसाई हमें बनाना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भी और बाद में जब ब्रिटिश के हाथ में ये चीज़ें आ गई तो दोनों का था। इसलिए आप ये ध्यान देंगे कि अंग्रेजी हमारे लिए पढ़ने की भाषा नहीं थी। अंग्रेजी हमें ईसाई बनाने के लिए भी आई थी और कुछ हद तक उसमें इसने काम भी किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जहाज आते थे उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हमारा मकसद ये है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी धार्मिक भावना, उनकी ईसाई की भावना बढ़ती रहे और भारत में ईसाईयत की प्रचार में कोई कमी ना आए। इसलिए कोई व्यक्ति जो भारत में ऐसा काम करना चाहता है उसके लिए पूरी छूट दी जाएगी, पूरी सुविधा दी जाएगी। यानी कि आर्थिक रूप से बहुत मदद दी गई और व्यक्ति अंत में अगर टूटता है तो आर्थिक रूप से ही व्यक्ति टूटता है। पानी के जहाज में आने और जाने की निःशुल्क व्यवस्था थी। वो व्यक्ति जो भारत में ईसाई का प्रचार करना चाहता है, और ये प्रचार कैसे होगा? ये प्रचार तो निश्चित तौर पर उनकी ही भाषा में होगी। इसलिए अंग्रेजी और ईसाई दोनों को आप साथ साथ लेकर चलेंगे। पाश्चात्य शिक्षा का मूल जो उद्देश्य था भारत का अंग्रेजीकरण ही नहीं बल्कि भारत का ईसाईकरण। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। पुर्तगीज से लेकर अंग्रेज़ों तक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के नाम पर यही किया। हालांकि एक रोचक बात और भी है,
इस चीज़ का विरोध जो कुछ अच्छे लोग थे अंग्रेज़ों में, उन लोगों ने यह विरोध किया कि भारत में धार्मिक नैतिकता इतनी ऊंची है कि उनको सिखाना ये तो सूरज को जल देने के समान होगा। इसलिए उन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं, भारतीयों को धार्मिकता की शिक्षा हम नहीं दे सकते हैं, हमसे उनकी नैतिकता धार्मिकता बहुत ही ऊंची है। लेकिन शासन को तो ये नहीं सुनना था। शासन को तो हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाना था और ये साबित करना था कि हम इसलिए हारे कि हमारे पास सोचने समझने की कोई भी शक्ति नहीं है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। और आपको अगर उठना है तो अंग्रेजी शिक्षा ही और पादरी धर्म ही और ईसाई धर्म ही आपको उठा सकता है। इसलिए अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर फिर ये काम करना शुरू किया। और कैसे कैसे ये काम करना शुरू किया? चार्ल्स ग्रांट ने 1773 के आसपास ये चीज़ें कही थी, लेकिन 1813 तक कोई कानून नहीं था। इसलिए जिसे जहाँ जैसा लगता था कंपनी वैसा काम करती थी। लेकिन 1813 के एक्ट में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का नियम बना दिया गया था। चार्ल्स ग्रांट भारत के लिए आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से खलनायक का काम चार्ल्स ग्रांट ने किया था। वो भारत में रह चुका था और उसने किताब भी जाकर लिखी और सबसे ज़्यादा जो आघात किया उसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं पर आघात किया और हमारे रीति रिवाजों को एकदम से दक्यानूस घोषित किया। चार्ल्स ग्रांट हमारे लिए मुख्य खलनायक बनकर आया। वो भारत में रह चुका था और अंग्रेज और इंग्लैंड में जाकर उसने किताब लिखी। उस किताब में हमारे ऊपर, भारतीयों के ऊपर, विशेषकर हिंदुओं के ऊपर भद्दे भद्दे आक्षेप किए गए थे। निश्चित तौर पर इस तरीके की जब कायराना हरकत आप करेंगे तभी आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करेंगे। अगले भाग में हम यह देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा जो आई उसके पीछे आर्थिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी और आर्थिक स्थिति ने कैसे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने का काम किया।